सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस ऑडिटिंग के। आपने अगर अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हो। उसमें हमने फर्स्ट 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस। सो हमारा 56 क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर। ऑडिटिंग इसके लिए मैंडेटरी है रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। रिलीजियस ट्रस्ट किस में है? 12AA एक्ट में है। ऐसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट में आती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में आती हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई ट्रस्ट है, कंपनी है, सोसाइटी है, बैंकिंग सेक्टर में अगर कुछ आ जाता है तो उन सब के लिए ऑडिटिंग मैंडेटरी है। सो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट फॉर बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडिंग इज ऑप्शनल। सोल ट्रेडिंग के केस में क्या है कि पर्सन खुद ही होता है, अपने बिजनेस को रन कर रहा है। There is only a one person, he is the owner, he is a manager also. So उस केस में क्या है? ऑडिटिंग ऑप्शनल है। अब हमारे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम ऑडिटिंग लग्जरी क्यों है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था, डायरेक्टली बता दिया था। सो इसमें एक चीज होती है निसेसिटी। निसेसिटी क्या होती है कि कोई ऐसी चीज जिसको अगर हम ना करें तो हमारा नुकसान होगा। जैसे कि अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो उससे क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। इससे हमें नुकसान होगा, लॉस होगा फर्म को। लेकिन लग्जरी के केस में क्या होता है कि अगर हमने को फॉलो नहीं किया, उस पर्टिकुलर चीज को नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो उससे हमें कोई लॉस नहीं होगा। तो ऑडिटिंग क्या है? एक लग्जरी है। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना लिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना लिए, लेकिन उसका ऑडिट नहीं करवाया तो क्या इससे हमें कोई लॉस हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस केस में सोल ट्रेडिंग के बिजनेस में ऑडिटिंग क्या है? ऑप्शनल है। और इट इज, अगर हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? लग्जरी है। ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इफ अ पार्टनरशिप फर्म मेक्स इट्स ऑडिट इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी ऑडिट। कोई भी बिजनेसमैन, नॉट ओनली अ पार्टनरशिप फर्म, अगर अपना ऑडिट खुद वो करवा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वॉलंटरी ऑडिट। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कंपल्सरी। Audit of cooperative firm is also compulsory, and in case of insurance company audit is compulsory. The art of writing business transactions in books of accounts is called as bookkeeping. Bookkeeping क्या है? हम अपनी books of accounts में journal की entries, ledger, जो भी entries करते हैं day to day basis, उसे क्या कहते हैं? bookkeeping. Which of the following is not a function of bookkeeping? Making final accounts. Bookkeeping में क्या है? हम जर्नल की एंट्रीज करते हैं और उनकी पोस्टिंग लेजर में भी कर देते हैं, लेकिन उससे क्या अकाउंट्स बन जाते हैं? नहीं। उनको कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट। आपके बुक्स को देखकर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं। Which of the following is not true in case of बुक कीपिंग? बुक कीपिंग के केस में क्या चीज ट्रू नहीं है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक कीपिंग के केस में क्या क्या चीज ट्रू हो सकती है। सिंपल सी ट्रेनिंग। अगर किसी सन के फादर काफी टाइम से बिजनेस संभाल रहे हैं तो वो अपने बच्चे को एक सिंपल सी ट्रेनिंग देंगे कि बुक्स को कैसे लिखना है, डे टू डे बेस पे कहाँ पे क्या एंट्री करनी है, किस लेजर में क्या एंट्री करनी है। तो ये क्या हो गई? एक सिंपल सी ट्रेनिंग हो गई। और मैकेनाइज्ड वर्क क्या है? मशीनरी वर्क नहीं है। ये पर्सन खुद से अपने हाथों से लिखता है इसे। ऐसे नहीं है कि किसी मशीन में आपने डाटा डाल दिया और वो अपने आप ही लिखा जाएगा। बुक कीपिंग हैंड रिटन होती है ऑलवेज। स्पेशल क्वालिफिकेशन, क्या बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं।
इनमें से कौन सी चीज है जो नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है बुक कीपिंग के केस में, वो है स्पेशल क्वालिफिकेशन। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग क्या होती है? क्या आप जनरली ऐसे ही बुक्स को एग्जामिन कर लेते हो? नहीं, आप बुक्स को स्पेसिफिक देखते हो, क्रिटिकल देखते हो, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कोई एंट्री ऐसे तो नहीं है कि मिस हो गई। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? ऑडिटिंग में आ जाती हैं। सो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी, स्पेसिफिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। हमारे ऑडिटिंग के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और देन आ जाता है हमारे पास सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट। सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड और प्रिवेंशन ऑफ एरर और फ्रॉड। आप इस केस में याद रखिएगा कि इसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। ऑडिटर जस्ट एक सलाह दे सकता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, राइट। सो ये है हमारे सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट। और इसमें कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। अदर ऑब्जेक्ट क्या आते हैं? मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कवर कर लिया। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट, लीगल कंप्लायंस। सो ये क्या है? हमारे अदर ऑब्जेक्ट हैं ऑडिटिंग के। मेन टाइप्स ऑफ एरर्स आर 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एरर्स इन ऑडिटिंग। मेन कॉज ऑफ एरर इज, एरर क्यों होता है? जब हम नेग्लिजेंस, ध्यान से काम नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में हमने एंट्रीज कर दी हैं, तो उस केस में ये क्या होता है? ये एरर होता है, ये है नेग्लिजेंस। सेकेंड इज इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने बुक कीपिंग में तो हमने अच्छी अच्छी एंट्रीज डाल दी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है सब कुछ, लेकिन अकाउंटेंट ने उसको देखा नहीं, जल्दी जल्दी में कर दिया। सो ये है मेन कॉज ऑफ एरर। एरर क्यों होता है? एंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ पे जानी चाहिए उसको ना फॉलो करना। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये कहाँ पर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पे जाता है? हमारा बैलेंस शीट में जाता है। जैसे कि हमने एसेट परचेज की तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में उसका इफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर हम उसी एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दें तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने रूल्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की इग्नोरेंस को क्या कहेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। When there are 2 or more errors which exactly counterbalance each other are termed as compensating errors। हमने राम से 500 लेने थे, हमने क्या किया? उसको लिख दिया 550, गलती से हमने उसको 550 लिख दिया। एज वेल एज हमने शाम को पे करने थे 600, हमने एंट्री क्या कर दी? 650। तो इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमने 55 लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, और ये राम से जो हमने 500 लेने थे इसमें भी हमने एसेट साइड में 50 साइड ज्यादा लिख दिया। तो बैलेंस शीट तो मैच हो गई ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? कंपनसेटरी एरर्स। व्हेन incorrect entries are made in books of accounts either wholly or partially, the error is error of commission। हमने एंट्री ही गलत कर दी। राम से 5500 लेने थे, हमने क्या लिख दिया? 5050। दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। अमाउंट में जब भी डिफरेंस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? एरर ऑफ कमीशन।
When a transaction is recorded with a wrong amount in the books of account is termed as error of commission. Error which arise on account of transaction not being recorded in books of accounts either wholly or partially are termed as. हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना ही भूल गए. एक तो थी कि गलती से हमने गलत अकाउंट में एंट्री डाल दी, वो तो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल. कमीशन हो गया कि जैसे 5500 लेना था, हमने डाल दिया 5050, इसमें हम एंट्री करना ही भूल गए, तो ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज ऑफ 4100 इज एंटर्ड एज 1400, तो ये क्या आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशन. फर्नीचर परचेज फॉर 50,000 बट परचेज अकाउंट इज डेबिटेड. हमने 50,000 का फर्नीचर लिया था लेकिन परचेज अकाउंट में डाल दिया. फर्नीचर की एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. चाहे कैश से लिया हो, बैंक लिया हो, आप उस अकॉर्डिंग क्रेडिट कर सकते हो. एंट्री ये आनी थी लेकिन हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया. तो जो एंट्री बैलेंस शीट की थी वो कहां पे चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई. तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. रिसीव 800 फ्रॉम विभव बट क्रेडिट हिज अकाउंट 8000. बहुत ज्यादा लिख दिया. इसे आप बोलोगे कि मैम हम इसे एरर ऑफ कमीशन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि एंट्री जैसे 8800 है, हमने उसे लिख दिया 80800, राइट. वो तो हो गया, एक तो थी गलती, लेकिन ये क्या है, क्लेरिकल एरर है. टाइपिंग में गलती से हमसे 1 0 ज्यादा लग गई, तो ये है क्लेरिकल एरर. Ram's account was excess debited by 500 but Shyam's account has under debited by 500. हमने राम को सेल की, तो उसके अकाउंट को हमने, जैसे कि हमने उसको सेल की 6000 की, लेकिन हमने राम अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया, 6500 से कर दिया. बिल्कुल वैसे ही हमने श्याम से परचेज किया, सो परचेज टू श्याम. श्याम से हमने परचेज किया 4000 का, लेकिन हमने लगा दिया यहाँ पे 3500. तो डिफरेंस दोनों केस में 500 का है, वो तो कवर हो गया. तो इस केस को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर्स. ऐसे एरर्स का बहुत जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है. Goods sold to Shyam of ₹600 and entry of sale is made in the sales book but is omitted from the accounts of Shyam. हमने सेल्स बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन श्याम की बुक्स में हमने एंट्री नहीं की, तो इसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन. अमाउंट ऑफ 232 इज एंटर्ड एज 322, एरर ऑफ कमीशन. Error which affect both sides of trial balance equally termed as compensatory errors. वही 500 अगर इधर ज्यादा लिख दिया तो उधर कम लिख दिया, इससे इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ये है compensatory errors. The error which can be detected by trial balance is error of commission. हमने 232 की एंट्री को 322 लिख दिया. देखिए कोई भी एंट्री का डबल इफेक्ट होता है. अगर मुझे मैंने आज परचेज किया है 232 का, तो मेरा जो कैश है वो भी 232 से रिड्यूस होगा. लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री की, मैंने कमीशन की एंट्री यहाँ पे परचेज अकाउंट में गलत कर दी, 232 की जगह पे 322 कर दी, लेकिन उससे क्या कैश इफेक्ट होगा, नहीं. हमारा कैश तो 232 से ही लेस हुआ होगा, तो वो इफेक्ट क्या है, ये जो डिफरेंस है ये शो हो जाता है. इसलिए एरर ऑफ कमीशन को डिटेक्ट कहां से किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस से. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एरर ऑफ कमीशन को हम ट्रायल बैलेंस से डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, हमने
कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया, कंप्लीटली एंट्री ही हम भूल गए, कंपनसेटरी दोनों ने कॉन्ट्राडिक्ट करके एंट्रीज को कवर कर दिया। तो ये सब चीजें हम ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 10,000 बट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने मशीन को सेल किया, ये क्या है, हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया, तो ये आ जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। हरी अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय 900 इंस्टेड ऑफ 90, वेयर एज राम्स अकाउंट वॉज ओवर डेबिटेड बाय 810। हरी के अकाउंट को हमने क्या किया, 90 लिखना था लेकिन 900 लिख दिया। हरीज अकाउंट क्रेडिटेड टू हरी 900, एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस बाय 810 एंड राम्स अकाउंट डेबिट ये कितना हो गया 810, राइट, ओवर डेबिट हो गया ये 810 से, तो ये क्या है, कंपनसेटिंग एरर। गुड सोल्ड टू राम ऑफ ₹200 बट नो एंट्री इज मेड इन द सेल्स बुक, एंट्री करना ही भूल गए, ओमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड? फ्रॉड तीनों ही हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, कैश और गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश? कैश का मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ओमिटिंग द एंट्री ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, कैश सेल्स नॉट बीइंग फुली अकाउंटेड फॉर। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में और भी बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि हमने पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जो हमने कभी की ही नहीं, राइट। नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अनयूजुअल मनी रिसीप्ट्स सच एज डोनेशंस, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमारे पास डोनेशंस आई थी। क्रेडिट नोट्स को रिकॉर्ड नहीं किया, कोई परचेज थी जिसकी हमने कभी पेमेंट नहीं की, उनको नहीं बताया। तो सो कैश के रिगार्डिंग कोई भी कैश की एंट्री है जो हम नहीं कर रहे, तो वो क्या आ जाएगी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? गुड्स के केस में क्या है, पिल्फर अवे गुड्स फ्रॉम स्टॉक। पिल्फर्ड गुड्स क्या होते हैं कि पड़े पड़े गुड्स खराब हो गए, हमने जितने गुड्स मंगवाए थे, जितना स्टॉक मंगवाया था उसमें से कुछ एक, जैसे होता है ना कि कांच की कोई चीज है वो खराब हो गई, टूट गई कांच की कुछ एक चीजें, तो इन्हें हमने बताया नहीं, राइट। पिल्फर अवे गुड्स फ्रॉम स्टॉक। यूजिंग गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, हम बिजनेस के गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये किस केस में आ जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स इसमें कौन सा आएगा, जो हमारी बिजनेस की डेली की सेल्स हैं, जिसको हम ट्रेडिंग के केस में लेते हैं। ये नहीं है कि ऑफिस का फर्नीचर एंड अदर थिंग्स हम उनसे गुड्स के केस में नहीं लेंगे, जैसे कि ये थर्ड ऑप्शन में कार दिया हुआ है, कार क्या है, बिजनेस एसेट है, इसे हम गुड्स के केस में नहीं लेंगे। गुड्स वही है जो हमारा बिजनेस के गुड्स होते हैं जिनको हम सेल या परचेज करते हैं। जनरली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इज डन बाय हायर मैनेजमेंट कैडरे पर्सन्स। मैनिपुलेशन कौन कर सकता है, क्या अकाउंटेंट करेगा, नहीं, उसकी जॉब चली जाएगी। क्लर्क भी नहीं करेगा, शेयर होल्डर्स के हाथों में तो अकाउंट्स कभी होते ही नहीं है। सो हायर मैनेजमेंट कैडरे पर्सन्स ही मैनिपुलेट करते हैं। एलोकेशन ऑफ लेबर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बिजनेस बिल्डिंग engaged in the construction of official building is embezzlement of labor। हमने क्या किया, हमारे जो पर्सनल लेबर्स थे, हमने घर बनाने के लिए लेबर्स को लगाया था, लेकिन उन्हीं से हम ऑफिशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्हीं को डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं और हमने कुछ भी शो नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा इज कॉल्ड एज एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। हमने ऊपर गुड्स का देखा था, उसमें जो कार के केस में जो था, कार को यूज करना पर्सनल पर्पस के लिए, उसे हम कहेंगे एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी।
टेलीफोन क्या है? एक सर्विस है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स बाय द ऑनर और मैनेजमेंट इज टू शो इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अकाउंट्स में हम मैनिपुलेट क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट को कम या ज्यादा दिखा सकें एक्चुअल प्रॉफिट से, राइट? कई बार बताना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को, हम दिखाने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा देते हैं। और कई बार टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट रिड्यूस करके दिखाते हैं। इसलिए मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? इन्वेस्टिगेशन एक तो होती है कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया, एक होता है कि कोई आपके बिजनेस को परचेज करना चाहता है, आपने बैंक से लोन लेना है, तो वो भी आपके बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। आप एक अपनी फर्म में नया पार्टनर लेकर आ रहे हो, तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि कोई भी आपकी फर्म में पार्टनर कब बनेगा? अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर आपका बिजनेस पहले ही लॉस में जा रहा है तो उसे ऐसे ही लास्ट ईयर में आकर लायबिलिटी बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि पार्टनरशिप का ये रूल होता है कि अगर कोई बिजनेस डिसोल्यूशन के केस में जो भी पार्टनर्स हैं वो सभी लायबल होंगे। उस टाइम के डिसोल्यूशन के टाइम के सभी पार्टनर्स उस लायबिलिटी के लिए लायबल होंगे। सो इन केसेस में क्या है? इन्वेस्टिगेशन होती है। सो फॉर परचेजिंग ऑफ बिजनेस, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग पार्टनर इन अ बिजनेस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड बाय। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? करवा सकता है कौन? ऑनर खुद से भी बोल सकता है। अ पर्सन हु वांट्स टू लेंड मनी टू दैट कंसर्न, जो पर्सन आपको लोन देने जा रहा है, जैसे कि बैंक। शेयर होल्डर्स भी करवा सकते हैं। ऐसे है कि कोई आपके बिजनेस को परचेज करना चाहता है, बहुत बड़ा शेयर होल्डर है आपका, वो भी करवा सकते हैं। सो इस केस में क्या आ जाएगा? ऑल अबव। ऑडिटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। ऑडिटिंग कैसे की जाती है? क्या केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही ऑडिटिंग हो जाएगी? नहीं, वो आपकी जर्नल एंट्रीज, लेजर की, आपके वाउचर्स चेक करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एक वाउचर्स आपने ऐसे ही बना रखे हैं, और वो बाहर से भी इंफॉर्मेशन लेगा। इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस बाहर से किन से? आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटर से लेना तो कम है लेकिन आप बहुत ज़्यादा अमाउंट शो कर रहे हो, और क्रेडिटर्स को पे तो कम करना है लेकिन आप फिर भी अपनी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मोस्ट ऑफ किन से ली जाती है? एम्प्लॉइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का एडवांटेज क्या है? सेटिस्फेक्शन फॉर ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स। लोन्स लेने में आसानी हो जाती है। इट डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। लेकिन क्या इससे कॉस्ट बर्डन कम होगा? नहीं। अगर आप एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो आप उसको उसकी ऑडिटिंग की फी भी पे करते हो, उसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग फी। तो इससे कॉस्ट बर्डन रिड्यूस हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। सो नॉट एन एडवांटेज, इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन। In comparison to bookkeeping, accountancy is a broader concept. Accountancy broader concept कैसे है? जैसे कि bookkeeping तो क्या है? बिजनेसमैन खुद अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है, डेली की डेली किससे कितने पैसे लेने हैं, किसकी कितनी सेल होगी, सारी एंट्रीज वो अपनी बुक्स में कर रहा है। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए कौन हम हायर करते हैं? अकाउंटेंट। वो क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएगा, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेगा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिटर्न्स भी कई बार फाइल कर देता है, डिपेंडेंट अपॉन इट्स क्वालिफिकेशन।
उसके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ऑडिटिंग इज यूजफुल टू डिटेक्ट एरर्स, फ्रॉड एंड एरर्स, टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द कंसर्न, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि अभी आप अपनी फर्म का ऑडिट करवा रहे हो, तो इससे क्या है, शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो बिजनेस है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही आ रही हैं, तो वो आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न ऑडिट इज इंडिपेंडेंस, सीक्रेसी और स्किल एंड कॉम्पिटेंस। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आप अपने ऑडिटर को क्या, ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो जो आपके बिजनेस के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखे, राइट। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, उसमें रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी पर्सन ऐसे ही आ गया उठकर और ऑडिट करने लगा, राइट। सो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ टू गवर्न ऑडिट क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑडिटिंग सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर्स, क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स आप जिससे परचेज करते हो, ऑनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट, लाइक अदर कंपनीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड बैंक्स ऑल्सो। Which of the following is object of showing of profit more than actual? हम प्रॉफिट ज्यादा शो क्यों करते हैं? प्रॉफिट ज्यादा क्यों शो करते हैं? हम अपनी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए। हाँ जी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक ईयर 1 में हमें प्रॉफिट तो हुआ था 5 लाख, राइट। हमने क्या किया, प्रॉफिट इस बार 4 लाख ही शो कर दिया ताकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़े। लेकिन ईयर 2 में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट 4 लाख हुआ, तो हमने वही अपनी 3 लाख हुआ, लेट्स सपोज 3 लाख हुआ, राइट। तो हमने यहाँ पे शो कितना कर दिया, 4 लाख कर दिया, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल हमारी जो बेसिक लिमिट है टैक्स ना पे करने की वो है 4 लाख। फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट ईयर में हमें 3 लाख हुआ था, तो हमने तब भी 4 लाख शो कर दिया ताकि हम अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर पाए, टू इनहेंस द प्रेस्टीज एंड स्टेटस ऑफ द कंपनी, कंपनी का स्टेटस बने, राइट। इसलिए हम प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ शोइंग प्रॉफिट लेस देन एक्चुअल? कम प्रॉफिट क्यों शो करते हैं? टू डिसीव द कॉम्पिटिटर्स। कई बार हम कॉम्पिटिटर्स को जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो, टाइम पे सबको पता चल जाएगा, वैसे ही हम अपने कॉम्पिटिटर्स को डिसीव करना चाहते हैं, इसलिए कम दिखाते हैं। टू इवेड टैक्सेस और टू जस्टिफाई द लो रेट ऑफ डिविडेंड, ताकि हमें अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड ना देना पड़े, तो उस केस में भी हम प्रॉफिट कम शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्टिक मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स? टैक्टिक मैनिपुलेशन क्या है? शोइंग द लायबिलिटीज एंड एसेट्स लेस और मोर देन एक्चुअल, राइट। हमने क्या किया, बैलेंस शीट ही फॉल्स कर दी, लायबिलिटीज और एसेट्स को कम या ज्यादा दिखा दिया, बाय नॉट मेकिंग इसेंशियल प्रोविजंस, नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, राइट। तो ये है टैक्टिक मैनिपुलेशन इसको क्यों बोलते हैं कि पर्सन को कंप्लीटली कोई नॉलेज है ही नहीं। ये ज्यादातर किस केस में होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल के केस में। हमने क्या किया, अपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू में शो कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल में शो कर दिया, तो ये सारे क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और इनका इफेक्ट कहाँ पे जाता है? बिकॉज ऑफ टैक्टिकल मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रॉड? फ्रॉड के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इंटेंशनली होता है ताकि हम कुछ गलत कर सकें। इट कैन नेवर बी कॉन्डोन, ये नहीं है कि जी मुझसे गलती हो गई, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। इन इट पर्सन इज फुली अवेयर ऑफ हिज एक्टिविटी। फ्रॉड को बोलते ही इसीलिए है, अगर गलती से हो जाए तो वो क्या है? मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, राइट। सो इन दिस पर्सन
fully aware of his activity. Not correct क्या है? It can be easily detected. फ्रॉड का जल्दी से जल्दी पता नहीं चलता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता लगेगा. Which of the following is a limitation of auditing? ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या है? ऑडिट इज नॉट अ गारंटी. ये नहीं है कि आपने ऑडिट करवा लिया और आप बोल दोगे जी हमने ऑडिट करवाया है और हमारे अकाउंट्स क्या हैं 100% करेक्ट हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते. द ऑडिटर ओनली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन. वो ओपिनियन दे सकता है, सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर सकता. ऑडिटिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ वर्कर्स ऑनेस्टी. राइट, ये वर्कर्स की ऑनेस्टी का प्रूफ नहीं है. कॉस्ट ऑडिट इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. showing profits more than actual profit is called as manipulation of accounts. So friends, यहाँ पे हमारे 110 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. ये है हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग. इसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करने की जरूरत नहीं है. सो यहीं पे हमारा टॉपिक एंड होता है. थैंक यू फॉर नाउ.